नाजरीन, आज एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे कि जिसके आशिक ने अपनी महबूबा का गला और बाजू वगैरह काट दिए। फिर आगे क्या हुआ, चलिए इस वीडियो में जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, आज का दौर ऐसा है कि कोई किसी के ऊपर रहम नहीं करता। हर बंदा अपना कोई ना कोई किसी ना किसी से मतलब पूरा करता है, और जब मतलब पूरा हो जाता है तो इस हद तक चले जाते हैं लोग कि आगे वाले बंदे के वहम गुमान में भी नहीं होता। और दूसरी बात, एक ऐसे क्राइम केस के ऊपर बात करेंगे कि पुलिस अगर अपना काम करना चाहे तो अपना काम चंद घंटों में कर सकती है और ऐसी ऐसी जगह से तफ्तीश करती है, मुजरिम को ढूंढती है कि मुजरिम कहीं पे भी छुपा हो पुलिस उसे ढूंढ लेती है। जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं, ये केस पूरा 1 साल लगा के पुलिस ने सॉल्व कर लिया, लेकिन ये केस बड़ा मजेदार था। कैसे सॉल्व किया ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंडिया के इलाके उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में एक वाकया पेश आता है। एक गांव में वाकया यूँ होता है कि एक सूर्य नाम का बंदा, सूर्य शर्मा, सुबह उठ के अपने खेतों में जा रहा होता है कि वो क्या देखता है कि एक कुत्ते के मुंह में कोई चीज़ है। वो जब गौर करता है और आगे जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक लड़की का बाजू है। जी हाँ नाजरीन ग्रामी, वो जब ये चीज़ देखता है तो दाएं बाएं से बाकी किसानों को आवाज़ देता, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कुत्ते के बाजू से वो छुड़वा लेते हैं बाजू। साथ में वो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद वो जिस बंदे ने सबसे पहले देखा होता है उससे सारी पूछगछ करती है। इसके बाद वो खेतों की दाएं बाएं तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं कि जिधर से अगर बाजू मिल गई है तो यकीनन यहाँ पे उसका बाकी शरीर भी लड़की का होगा। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, एक जगह पे उन्हें हल्का सा खड्डा मिलता है जो कि किसी कुत्ते ने कर रखा होता है, लेकिन वो उस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं कि ये शायद वैसे कुत्ते ने बैठने के लिए किया हो या जो भी है। खैर नाज़रीन ग्रामी, पुलिस ने अब लाश को ढूंढने के साथ साथ मिसिंग केस चेक करना भी शुरू कर दिए। आखिर ये किसकी लाश है और यहाँ पे कैसे आई। सबसे पहले नाज़रीन ग्रामी, पुलिस ने गांव वालों से सारी तफ्तीश करी, सब लोगों के नाम पूछे, किधर किधर वो काम करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिए और उन सब लोगों से पूछा। फिर सब गांव वालों से ये पूछा कि किसी के घर की कोई लड़की मिसिंग तो नहीं है। सब गांव वालों की लड़कियां घर वाली थी, कोई भी मिसिंग नहीं थी। अब पुलिस वालों को फिर ख्याल आया कि जाके उन्हीं खेतों में रिसर्च करनी चाहिए। जब वो दोबारा गए तो जिस जगह पे कुत्ते ने पहले गड्ढा खोद रखा था उस जगह पे अब वो खड्डा थोड़ा सा मजीद बड़ा हुआ था। पुलिस वालों ने शक की बुनियाद पर उसे खोदना शुरू कर दिया। जब नाज़रीन ग्रामी खड्डा खोदा गया तो वहाँ पे एक डेड बॉडी बरामद हुई। जी हाँ, वो डेड बॉडी किसी लड़की की थी और उसकी कंडीशन ये थी कि आधे कपड़े उसने पहन रखे थे ऊपर वाले, नीचे वाले आधे नहीं पहन रखे थे, और उसके दोनों बाजू भी साथ नहीं थे और ना ही उसका गला साथ था। अब पुलिस वालों के लिए मुश्किल ये बन गई कि चेहरे की पहचान कैसे होगी कि ये कौन है और किस जगह से आई है और यहाँ पे इसकी मैयत कैसे आई। पुलिस वालों ने ढूंढना शुरू कर दिया। बाकी भी इलाके में सारे थाने में रिपोर्ट पहुंचाई कि अगर कोई मिसिंग रिपोर्ट है तो वो बताया जाए कौन मिस है। और यहाँ पे एक ऐसे मैयत मिली है, एक लड़की की लाश मिली है, लेकिन हॉस्पिटलों में पता करने के बावजूद, सारे थानों से पता करने के बावजूद, वायरलेस चलने के बावजूद कोई भी बंदा या बंदी सामने नहीं आई कि हमारी बेटी, बेटा या कुछ बीवी या कोई गुम हुआ है। लेकिन नाजरीन, उस टाइम के जो उस ज़िले के डीआईजी थे वो बड़े रहम दिल थे और उनको इस चीज़ का बड़ा सदमा और दुख था कि आखिर किसी लड़की के साथ किसने ज़्यादती करी है, इसलिए वो पीछे नहीं हट रहे थे। उसने अपनी टीमें बनाई, 10 टीमें बनाई जो कि इलाके से बाहर गई। बाहर कोई गाँव में जा के पता कर रहा था, किसी का काम था मिसिंग रिपोर्टें जो हैं लड़कियों की जितनी भी उनको इकट्ठी करना है, और किसी का काम था कि जिस गांव में लड़के लड़कियां बाहर काम करने या बाहर पढ़ने गई हैं उनका डाटा रिकवर करना है, इकट्ठा करना है और उनके मोबाइल नंबर लेके आने हैं। यूँ नाज़रीन ग्रामी 10 टीमें बनाई गई। डीआईजी साहब ने 10 टीमों को उनका काम सौंपा और वो काम पे चले गए। नाज़रीन ग्रामी 2000 मिसिंग केस पूरे उस इलाके से इकट्ठे हुए और इकट्ठे करते करते ये दिल्ली तक बात पहुंच गई। दिल्ली के भी एक थाने, एक गांव जो कि उनके इलाके के करीब था, वहाँ पे भी सारी उन लोगों ने लोकेशन ली और दिल्ली शहर के भी केसेस ले लिए सारे, जिनमें लड़कियाँ गुम हुई थी, गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। यूँ नाज़रीन ग्रामी इतने सारे केस 2000 या 2500
मिसिंग केस बन गए। लड़की की मैयत चूँकि 5-6 दिन पहले की लग रही थी, इसलिए 20 दिन का जितना भी मिसिंग रिपोर्ट थी वो सारी इकट्ठी कर ली। अब 2500 मिसिंग रिपोर्ट इकट्ठी थी, अब इसमें ढूंढना फिर एक नया अजाब था कि इतने एफआईआर में से किसी को ढूंढे, कौन लड़की होगी। खैर, पुलिस वालों ने काम जारी रखा और तफ्तीश जारी रखी, लोगों से पूछते भी रहे। लेकिन यहाँ पे एक मजेदारी वाली बात यह है कि जो लड़की का बाजू कुत्ते को मिला था, उस बाजू के ऊपर एक टैटू था जिसमें नाम लिखा हुआ था अरमान। खैर, यहाँ पे पुलिस वालों को एक क्लू मिला थोड़े अरसे बाद। ऐसे कि जब पहले बाजू मिला था तब उन लोगों ने गौर नहीं किया, लेकिन जब हॉस्पिटल में दोबारा उस बाजू का मुआयना करने गए तो फिर उनको पता चला कि टैटू भी एक बना है और उसके ऊपर अरमान नाम भी लिखा हुआ है। यूँ नाज़रीन ग्रामी, उन लोगों ने दो चीज़ें ढूंढनी शुरू कर दी। एक तो मिसिंग रिपोर्ट जो थी लड़कियों की 2500 तक इकट्ठी कर ली, दूसरा अरमान नाम का लड़का भी ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि सबको यही लग रहा था ये कोई आशिकी मशूकी का चक्कर है, किसी आशिक ने अपनी महबूबा को कत्ल कर दिया या घर वालों ने, कुछ इस तरह का मामला है। खैर, ढूंढते ढूंढते 2500 में से 600 फाइल्स रह गई, बाकी जो फाइल्स थी 1800 वो एक साइड पे हो गई, क्योंकि उनका कनेक्शन इस चीज़ के साथ नहीं जुड़ रहा था। क्योंकि बाकी जो थी, किसी में लड़की मिल चुकी थी, किसी में लड़की भागी हुई थी, राब्ता नंबर था, सारा कुछ इस तरह का था। लेकिन जो 600 मिसिंग थी रिपोर्टिंग, वो सारी दिल्ली और दिल्ली के साथ वाले गाँवों की थी। उनमें से भी तफ्तीश जारी करी रखी 2-3 महीने बाद बात जाके 2 घरों के ऊपर अटक गई। अब दोनों घरों में जाके पूछा गया तो एक घर ने बताया कि हमारी बेटी गई हुई है हमारे घर से, तो वो 25 तोले सोना और 13 लाख रुपया लेके साथ गई है, लेकिन वो यहाँ से हमारे घर से अपने मामू के घर गई थी, लेकिन उधर से आगे चली गई। तो अब पुलिस वालों ने पूछा कि अरमान नाम के बंदे को आप जानते हैं? तो वो एकदम चौंक गए। लोगों ने बताया कि जी, अरमान नाम का लड़का ही था जो उसका लवर था। तो पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि आखिर चक्कर क्या था, अरमान कौन था, हम लोग को पूरी स्टोरी बताई जाए। तो लड़की के घर वालों ने बताया कि हमारी बेटी जो कि पार्लर का काम करती थी, बाज़ार में उसने पार्लर बना रखा था, तो जिस रास्ते से वो गुजर के आती थी उस रास्ते में एक दुकान थी एक बाबा की जो कि दम दवीज़ करता था, और वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम अरमान था, वो भी दम वगैरह करता था और इस तरह का काम करता था, झाड़ फूंक का। तो हमारी बेटी अक्सर उधर से गुजर के आती थी। 1-2 दफ़ा बेटी ने उससे वो तवीज़ वगैरह भी लिए जिससे काम सही चल जाते, और हमारी बेटी को एलर्जी थी, एलर्जी के भी उससे 1-2 दफ़ा तवीज़ वगैरह लिए। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन ग्रामी, लड़की की गलती थी। अगर वो एलर्जी की मेडिसिन जाके लेती, अपने माँ बाप को बताती तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन वो तवीज़ों के चक्कर में पड़ गई। अब लड़की का नाम था एकता कपूर। अब एकता कपूर के साथ क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी झाड़ पूंछ करने वाले उस लड़के से दोस्ती होगी। दोस्ती होने के बाद वो अपने घर वालों में बात करती कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। घर वाले जब उसे मिलते हैं, मिलने के बाद वो लड़का उनको ख़ास अच्छा नहीं लगता, एक लोफर टाइप का आवारा सा लड़का लगता है, इसलिए वो इनकार कर देते हैं। अब लड़के ने अपना नाम अरमान बता रखा था, तो उसकी फ्रेंडशिप भी थी, उसने लड़की को सिखाया कि क्यों ना हम भाग जाएं। लड़की ने बोला ठीक है, तो उसने एकता को बोला कि अपने घर में जितना सोना पैसा है सब कुछ लेके आ जाओ। लड़की ने भी ओके बोल दिया और वो उसने अपने घर से सारा 25 तोले सोना और 13 लाख रुपया और अपने कपड़े वगैरह उठाए और घर से भाग गई। जाके अपने मामू घर चली गई, घर वालों को कॉल कर दी कि मैं अपने मामू घर हूँ, ठीक है, आप परेशान नहीं होना। तो अब उसकी माँ ने या बाप ने या बाकी घर वालों ने चेक नहीं किया कि आखिर ये कुछ लेके गई है या खाली गई है। उन लोगों ने सोचा कि अपने कपड़े लेके गई होगी। 2 दिन मामू के घर रहने के बाद वो फिर अरमान के साथ भाग गई। अब अरमान साहब क्या करते हैं, सबसे पहले तो 25 तोला सोना अपने हाथ में करते हैं, 13 लाख रुपया अपने हाथ में करते हैं और दिल्ली शहर में ही एक मकान रेंट के ऊपर लेते हैं और वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। अब 2 महीने वहाँ पे वो इकट्ठे रहते हैं। 2 महीने तक लड़की कहती है कि एक दफ़ा अपने वालिदैन से मुझे मिला दो, उसके बाद हम उनका आशीर्वाद लेंगे और फिर शादी कर लेंगे। तो रमान साहब भी कहते हैं कि ठीक है, मैं मिला देता हूँ। रमान साहब लड़की को अपने गांव ले जाते हैं अपने वालिदैन से मिलाने के लिए, लेकिन जब वो गांव जाते हैं तो लड़की उनका रहन सहन देखती है, उनके कपड़ों का स्टाइल देखती है, तो वो तो कंफ्यूज हो जाती है कि ये मैं किधर फंस गई, किस तरह के ये लोग हैं, कि वैशी टाइप के लोग, और मतलब कुछ इस तरह के थे कि वो लड़की डर जाती है। इस चीज़ का अंदाज़ा अरमान के घर वालों को भी हो जाता है, अरमान को भी हो जाता है। वो कहती है कि मैं भाई जाना चाहती हूँ अपने वालिदैन के पास,
مجھے جانے دو، لیکن اب اس کے گھر والے اس کے جانے نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ اگر وہ جاتی تو 25 تولہ سونا بھی لے کے جاتی اور پیسے بھی لے کے جاتی۔ کیوں ناظرین گرامی، ارمان نے اور اس کے گھر والوں نے ایک پلان بنایا۔ پلان بنانے کے بعد اسے نشہ آور میڈیسن دی گی، جو کھانے میں وہ کھا کے سو گی، بے ہوش ہوگی۔ بے ہوش ہونے کے بعد ان لوگوں نے اس کا گلا کاٹا، دونوں بازو کاٹے، تو اس کا سر ایک اور جگہ پہ چھپا دیا، دفن کر دیا، بازو دونوں کسی اور جگہ پہ دفن کر دیے، اور جو باقی شریر تھا اسے کسی اور جگہ پہ دفن کر دیا۔ اب ایک بازو مل چکا تھا اور شریر مل چکا تھا۔ اب دوسرے بازو کے اوپر بھی اس کا نام ارمان لکھا ہوا تھا، لیکن وہ دوسرا بازو اور سر نہیں مل رہا تھا۔ ایسے ناظرین گرامی ایکتا کپور کا قتل ہوا تھا، لیکن ناظرین گرامی پولیس ارمان تک کیسے پہنچی اور اس کی فیملی تک کیسے پہنچی، چلے یہ جان کے کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی ایکتا کپور کے والدین سے ارمان کا نمبر لیا گیا، نمبر لے کے اسے کال کرے گی، بھائی تم کدھر ہو، ہم تمہیں ملنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کو ہوتے ہوتے 1 سال ہو چکا تھا۔ ارمان جو تھا وہ نئی دلی میں تھا، اس نے بتایا کہ میں نئی دلی میں ہوں۔ تو خیر ناظرین گرامی اس بندے کو پولیس والوں نے بولا کہ جلدی جلدی اپنے گاؤں آؤ، تمہارے ساتھ کام ہے، تمہاری فیملی کے ساتھ بھی کام ہے۔ ناظرین گرامی اس کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایکتا کپور کی میت مل چکی ہے۔ وہ اگلے دن گاؤں آ گیا، پولیس والے گئے اور جا کے اس کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اس کے ساتھ سختی برتی گئی، تو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اب ساتھ گھر والے بھی، بھائی اور بھابھی، ماں اور باپ، یہ بھی چاروں شامل تھے۔ پولیس والوں نے ان چاروں کو بھی شامل تفتیش کر لیا اور FIR دے دی، اور جو ایکتا کپور کی ماں تھی اس کا DNA سیمپل لیا اور اس کی بیٹی کا DNA سیمپل لیا، اور دونوں سیمپل مل گئے اور یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ وہی ان کی بیٹی ہے۔ اب ناظرین گرامی اس کا دوسرا بازو اور سر بھی برآمد کر لیا گیا۔ برآمد کرنے کے بعد ان کے اوپر چارج شیٹ بنائی گئی اور جیل میں ان کا ٹرائل چلنا شروع ہو گیا۔ ناظرین گرامی 4 سال بعد، 2 سال بعد تو اس کی بیل ہوگی ان سب کی، 4 سال بعد کیس کا فیصلہ ہوا تو جج نے شاہد نہ ہونے کی صورت میں، گواہ خان نہ ہونے کی صورت میں ان لوگوں کو بری کر دیا۔ ناظرین گرامی بری ہوا، دوبارہ پھر فیملی نے کیس ری اوپن کروایا ہائی کورٹ میں جا کے، لیکن ہائی کورٹ میں کیس پھر چلتا رہا 2 سال، پھر وہ پکڑے گئے، 2 سال بعد ان کی پھر بیل ہوگی، لیکن اس دفعہ حکومت نے، عدالت نے ان لوگوں کو 5 سال کی قید کر دی۔ لیکن ناظرین گرامی وہ ایک مجرم ٹائپ کے لوگ تھے، عادی مجرم، وہ منشیات کا کام بھی کرتے تھے، منشیات وغیرہ بھی سیل کرتے تھے، اسلحہ ڈیلنگ کا بھی کام کرتے تھے، اس لیے ان کی کافی پولیٹیشین میں بھی جان پہچان تھی اور جانتے بھی کافی زیادہ تھے۔ اب ان لوگوں نے ہائی کورٹ میں جا کے پٹیشن دائر کر دی کہ یہ گھر والے ہمیں ناجائز تنگ کرتے ہیں، ہم نے قتل نہیں کیا، کسی اور نے کیا۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جج نے ان کو پھر بری کر دیا۔ لیکن ناظرین گرامی یہاں پہ 2-3 چیزیں میں بولنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایکتا کپور جیسی لڑکیوں کو سوچنا چاہیے کہ گھر میں جا رہی ہیں کسی لڑکے کے ساتھ تو گھر والوں کو نقصان کر کے تو نہ جاؤ، اگر جا رہی ہو تو خود جاؤ، اپنی زندگی خطرے میں ڈالو۔ دوسری بات، اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پولیس والوں نے 1 سال لگایا، اتنی تفتیش کری، اتنا سب کچھ کرا، تو پولیس والوں نے اسی گاؤں کا بندہ ارمان تھا، اس کا پتہ کیسے نہیں چلا سکے؟ آخر گاؤں میں کوئی ایک آدھا بندہ تو ہوتا ہوگا نا جو ارمان کو جانتا ہو، یا مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے علاقے میں پوچھ رہے ہیں کہ ارمان نام کا کوئی بندہ تو نہیں ہے، اور اسی گاؤں کا ارمان نام کا بندہ 13-14 سال پہلے گیا ہے اور اس کا نام نشان ہی نہیں، باقی الگ فیملی بھی اس کی اس جگہ پہ رہ رہی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کیس، اس میں صحیح کیا غلط کیا یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، باقی کیس کی ساری صورتحال میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔